Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again with the lecture from higher secondary part first, the topic that is nature of fundamental rights in the Indian Constitution. तो आप लोगों को हमने पहले भी जो दो टॉपिक्स पे लेक्चर दी, द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा उस टॉपिक से हम गुजर के आगे. नाउ द सेकंड चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ योर सेकंड चैप्टर. तो फंडामेंटल राइट्स के इसके नेचर्स को हमने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के. तो before going to know the nature of fundamental rights, I want to throw a little introduction on fundamental rights. कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके एट लास्ट जब ये इन्फोर्स की गई ऑन 26 जनवरी 1950 को, तो सबसे पहले यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होते वक्त तो पार्ट फर्स्ट जो है पूरी स्टेट के बारे में ब्रीफ करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड पार्ट सेकंड में तकरीबन पूरी सिटीजनशिप के बारे में, दैट हु विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन सिटीजन होंगे, सिटीजन्स के क्या क्या यानी प्रायोरिटीज़ होंगे, किन को सिटीजन्स बनाया जाएगा, तो उसके बारे में जो आपके पार्ट सेकंड में है. एंड दिस दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, ये आपके पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको माना जाता है द कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के कॉर्नर स्टोन है. कहने का मतलब ये है कि जब जितने भी सिटीजन्स हैं, नॉट इंडिविजुअल्स बट सिटीजन्स कि इंडिया के जो मुल्क के जो शहरी हैं, उनको जब फंडामेंटल राइट्स से ही उनको यानी दूर रखा जाए, जब उनके फंडामेंटल राइट्स डिप्राइव हो, तो इट डजंट मीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन. हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी बहुत सारे प्रिविलेजेस दे देता है सिटीजन्स को, तो ये कहना शायद गलत होगा जब फंडामेंटल राइट्स ही वहाँ पे ना हो. क्योंकि ये आप जानते हैं, थोड़ा मैं इस पर ब्रीफ दूँ कि अल्लाह ताला ने जो क्रिएचर्स क्रिएट किए हैं इस दुनिया में, तो इनके तीन अलग फॉर्म्स हैं, यानी जिनकी कॉमन नीड्स और कॉमन यानी नीड्स एंड जिस विश होता है कि जैसे वो तीन क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं दोज फाउंड कॉमन इन बोथ दिस थ्री क्रिएचर्स. तो वो क्या है, यानी इंसान की नीड्स कि इंसान को खाना पीना, वो आपके एनिमल्स को भी ज़रूरत होता है और आपके प्लांट्स को भी ज़रूरत होता है. तो ये भी एक फंडामेंटल नीड है, ये एक बेसिक नीड है यानी फॉर लिविंग बीइंग. तो इसी तरह से जब एक कंट्री के अंदर इंसान ज़िंदगी बसर कर लेता है, जब एक मुल्क के अंदर, एक नेशन के अंदर इंसान जब ज़िंदगी काटता है, तो उसके भी कुछ बेसिक नीड्स होता है. वही बेसिक नीड जो है उस बेसिक नीड्स को अचीव करने के लिए, उस बेसिक नीड को हासिल करने के लिए यहाँ पे राइट्स होनी चाहिए. जब कंट्री के अंदर राइट्स वहाँ पे मुमकिन हो, जब पॉसिबल हो, राइट्स मिलता हो हुकूमत से, then it is possible that he can achieve the needs, he can fulfill his needs. तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऐसे कुछ राइट्स हैं यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको यानी प्रोविजन दी गई है, जो आपके 7 फंडामेंटल राइट्स हैं. उस 7 फंडामेंटल राइट्स में से लास्ट राइट दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, इसको एबॉलिश की गई यानी 42nd अमेंडमेंट में. तो सिर्फ अब नाउ देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें से खैर उसमें हम बाद में बहस करेंगे वो फंडामेंटल राइट्स 6 क्या है. लेकिन सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट्स ये क्या है, इसके नेचर्स, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बयान करना है. तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक ऐसा राइट है जो पूरी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको जगह दी गई, जिसके ज़रिए यानी इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई कन्फ्लिक्ट कंट्रोवर्सीज ना हो,
यानी एक ये शिकायत ना करे कि ये राइट मुझे ना मिला, दूसरा ये शिकायत ना करे कि ये राइट यानी मुझे ना मिला, यानी गवर्नमेंट से कोई ऐसी कंप्लेंट्स ना हो यानी कि राइट्स हमें मिल नहीं रहा है। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखकर देखकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरी तरह से ये देख कर ये फंडामेंटल राइट्स को प्रिविलेज दिया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले है कि दैट ये जो फंडामेंटल राइट है ये इंटीग्रल पार्ट है, दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये समझ लीजिए आप, ये रूह है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम अलग करें देन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी बन जाएगी। ये एक सही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर द सेक ऑफ द सिटीजन्स। तो वो रहता नहीं है जब सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर वहाँ पे ना हो तो फिर ये ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो फर्स्ट आपको कहता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है, समझ ले ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड सेकंड पे यहाँ पे है कि ये डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव है। कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम की गई है इसमें पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है उसको पूरे इन डिटेल में वहाँ पे बयान किया गया है कि यानी कौन सा फंडामेंटल राइट्स किस टाइम आपको मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट्स यानी आपको एब्सोल्यूट है कि फंडामेंटल राइट्स की हमें ये मिलना है, ये कोई छीन नहीं सकता है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट्स हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स को टाइम टू टाइम कभी सस्पेंस भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स को कहीं कोई शक के मशकूक यानी नहीं रखा गया है, कहीं डाउटफुल रखा नहीं गया है कि किसी के जहन में की समझ से बाहर हो कि फलाना राइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल पूरी तरह से एलॉबरेट किया गया है, पूरी तरह से डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसको फ्रेम की गई है, उसको जगह दी गई है। तो ये पूरी डिटेल्ड है और इसको पूरी तरह से यानी किस टाइम किस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो एक्सरसाइज की जाती है, कब आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, ये सारा जो है आपके यानी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को यानी दिखाया गया है, पूरी तरह से एक्सप्लेन की गई है। एंड थर्ड इज कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर तमाम सिटीजन जो है वो इक्वली इंटाइटल्ड है, हर किसी को बराबर का हक मिलेगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को लेकर किसी यानी रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि द पीपल who have achieved the citizenship of the country, the citizenship of India, तो वो उस यानी फंडामेंटल राइट्स के वो हक यानी वो राइट्स उसको मिल जाता है, ये फंडामेंटल राइट्स उसे मिल जाता है कि तमाम यानी बराबर का वो हक रखता है उस सिटीजनशिप में, ये फंडामेंटल राइट्स को लेकर। एज ही इज़ द सिटीजन और शी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया देन ही और शी इज़ इंटाइटल्ड फॉर द फंडामेंटल राइट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी बराबर का हक रखता है और इस पर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो मैंने पहले बयान की, किसी किस्म की चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, कलर हो, किसी बेसिस पे यानी फंडामेंटल राइट्स का कोई अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इक्वली ये ट्रीट करता है। एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, आपका फोर्थ पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि मैंने पहले बता दी कि ये फंडामेंटल राइट्स बन गई, अब ये फर्स्ट टाइम बनने के बाद इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं सकता है, ये फर्स्ट एंड लास्ट है। ऐसी बात नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो फर्स्ट और लास्ट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इसके अंदर यानी गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, गवर्नमेंट इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लेकिन विद द सिचुएशन और जैसा सिचुएशन प्रिवेल हो रहा हो, जैसे हालात बन रहा हो, कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है। जैसे कि आज आपके लिए एक लाइव एग्जांपल है कि दैट द कोविड पैंडेमिक डिजीज हैड लेफ्ट द होल वर्ल्ड। तो इसमें इस किस्म का ये एक इमरजेंसी, उस वक्त फिर आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकता है, आपको घर के अंदर बैठने पे मजबूर किया जाता है, आपके तमाम चाहत जो है, आपके विलिंग्स, आपके जो भी आपकी डिमांड्स है वो फिलहाल फॉर द टाइम सस्पेंड हो सकता है। वैसा ही इमरजेंसीज और भी हो जाता है, यानी जो अभी का ये सस्पेंड की गई है गवर्नमेंट ने, या जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाते हैं इंडिविजुअल्स पे, तो इसी तरह से और भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे।
इमरजेंसीज में कभी वॉर सिचुएशन क्रिएट होता है, कभी ड्राउट्स, कभी फेमाइंस, ऐसा भी बहुत सारी यानी सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। एट द टाइम गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शन या इसको सस्पेंड कर सकता है। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ है, आई वांट टू क्लियर इट दैट एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन गिवन अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, वो जो है कभी सस्पेंड नहीं होगा। ड्यूरिंग वॉर ऑल्सो, अगर कहीं जंग का हालत बन रहा हो, मुल्क कहीं जंग के दहने पे पहुंचा हो, जंग के हालात में हो, तो उस वक्त तकरीबन बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाता है। बट आर्टिकल 20 एंड 21 वो सस्पेंड नहीं होता है। वो भी हम आपको बता देंगे कि आर्टिकल 20 एंड 21 कौन से यानी राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होता है। तो साथ ही फंडामेंटल राइट्स जो है, अब जब गवर्नमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स पे, या विद द कोर्स ऑफ टाइम सच सिचुएशन विल क्रिएट, तो उस वक्त जब गवर्नमेंट इस पे इम्पोज कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। तो इसी तरह से अब फंडामेंटल राइट्स के पास भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये पावर्स है कि वो गवर्नमेंट भी कुछ लिमिटेशंस लगा लेता है, कि गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हाँ, या जो लेजिस्लेचर है, वो अपनी विलिंग के तहत, अपनी डिमांड के तहत वो यानी फंडामेंटल राइट्स को वो ख़त्म नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को यानी वायलेट नहीं कर सकता। ऐसा कोई ऑर्डर यानी निकाल कर, ऐसा कोई लॉ बनाकर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जो लेजिस्लेचर हो, यानी वो ऐसा कोई लॉ बनाकर वो वायलेट नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। उस वक्त फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो वो है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। वो उस फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने बचाना है, सेफ गार्ड है सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, हाई कोर्ट्स जिसको हम कहते हैं। तो उस पर ये फंडामेंटल राइट्स का बराबर इस पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी लिमिटेशंस दे देता है गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट अपनी पूरी पावर्स यूटिलाइज नहीं कर सकता है, जो पावर्स उन्हें हाउस में दे रखा है ड्यूरिंग और फ्रेमिंग लॉज। जब लेजिस्लेचर में लॉ बन जाती है तो उस वक्त ऐसा लॉ नहीं बना सकता है कि जिस लॉ के जरिए वो फंडामेंटल राइट्स को ही ख़त्म कर दे, निकाल दे। तो उस पर ये जो है वो लिमिटेशंस दे देता है फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट पे। एंड 6 पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, जो मैंने पहले बता दी। इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज एट एनी टाइम ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन ऑफ द कंट्री, इस पे ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो ये जिस तरह से यानी 40 यहाँ पे मैंने लिखा है 44th अमेंडमेंट ऑफ 1971 फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड की गई। तो बल्कि आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी उसको यानी ख़त्म किया गया, और अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है बल्कि इट इज़ ओनली ए लीगल राइट, अब ये लीगल राइट बन चुका है। तो इसमें जो मैंने पहले बता दिया आपको कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, तो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 जो है वो क्या दे देता है, आर्टिकल 20 जो है यानी ऐसा एक आर्टिकल है कि वो प्रोटेक्शन कर लेता है, कहीं कन्विक्ट हो, कहीं सज़ा के तौर पर, कन्विक्ट के तौर पर वो अपनी उस डिमांड को रख सकता है कोर्ट में, यानी पेश कर सकता है। तो दैट इज़ आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन फॉर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, किसी ऑफेंस की वजह से वो सज़ा का लायक बन चुका हो, कोई किसी कल्प्रिट यानी वो कल्प्रिट बन चुका हो, वो सज़ा का लायक बन चुका हो और किसी गलती की वजह से, तो वो अपनी उस सज़ा के लिए उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, वो अदालत में जा सकता है। हो अगर वो पूरी तरह से अगर उसने यानी गलती की हो, पूरा वो यानी सज़ा का मुस्तहक हो तब भी, लेकिन उसके पास ये प्रोविज़न रखा गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न रखा है कि वो भी अदालत में जा सकता है, अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर कहीं ऐसा रास्ता हो, कानून अगर कहीं रास्ता दिखाता हो उसके यानी लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे कि यानी पिछले दिनों आप लोगों ने एक केस था, निर्भया केस कहकर, ये जो 4 विक्टिम्स को यानी वहाँ पे ख़त्म किया गया, वहाँ पे उनको मारा गया। लेकिन ये 12 साल 2012 की केसेस है, ये 2012 में ये कन्विक्ट हैं। तो कल के डेट पे उन्हें फांसी का सज़ा सुनाया गया, लेकिन तब भी 8 साल उन्होंने अपनी केस
लड़ने का उन्हें मौका मिला, यानी अदालत में वो अपने बयान रख सका, अदालत में अपने वकील के जरिए वो अपनी सज़ा को यानी अपने यानी जो उन पर सज़ा लगा हो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। बट एट लास्ट वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, कानून से कोई ऐसा रास्ता नहीं बन रहा था कि वो बच जाए। लास्ट में उन्हें वो सज़ा के मुस्तहक़ हो गए, वो उन्हें फांसी पे लटकाया गया। लेकिन टिल डेट जो 8 years जो बहुत बड़ी एक लॉन्ग पीरियड चली, वहाँ तक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब ये प्रोविज़न था तब जाके वो अपने लिए प्रोटेक्ट कर सका, अपने जितना हो सके वो प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जा सका। that had been this incorporated in Article 20 and Article 21 जो है वो right to life है, पर्सनल लाइबिलिटी है। तो वो अपनी आज़ादी के लिए वो यानी अपनी जान के लिए वो यानी बहुत कुछ यानी कर सकता है, बहुत कुछ कानून के तरह अपने आज़ादी जो हासिल कर सकता है, उसके लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है। तो ये तो आर्टिकल, एक्सेप्ट दिस 2 आर्टिकल, बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो सस्पेंड हो सकता है। ये क्लियरली यहाँ पर कहा गया है ड्यूरिंग इमरजेंसीज और ड्यूरिंग या वॉर सिचुएशंस में, कंट्री जो है जब कंट्री की यानी सिचुएशन जब वर्स कंडीशन में हो तो एट दैट टाइम फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो सकता है। एंड सेकंड पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, यानी कहीं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो, कहीं आपको अगर अपनी बुनियादी हक से, फंडामेंटल राइट्स से आपको डिप्राइव किया गया, आप महरूम रहा, आपको नहीं मिला, तो एट दैट टाइम यू कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, क्लियर है कि बाकी जितने भी आपके यानी प्रॉब्लम्स हैं, केसेस हैं, आपके राइट्स से जो आपको नहीं मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिल रहा हो या किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से आपको नहीं मिल रहा हो, एट दैट टाइम यू कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। लेकिन उस वक्त आपको छोटे कोर्ट से आपको अपना वो केस का पहल करना है, यानी आप CJM के पास जा सकते हैं, आप सेशन जज के पास जा सकते हैं, एंड देन आफ्टर वहाँ से अगर आपको आपके हक में फैसला नहीं आता है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ से अगर फैसला नहीं आता है, यानी ग्रेजुअली इन कोर्ट से जाकर लास्ट में दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोविजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं वायलेट हो रहा हो, एट दैट टाइम यू कैन डायरेक्ट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव हो सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज आप कर सकता है, जो प्रोविजन रखा गया है हमारे आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32 में ये प्रोविजन रखा गया है, कहीं अगर आपको फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा हो, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको डिप्राइव किया गया है फंडामेंटल राइट्स से, उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर या किसी भी कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट यानी आपको यहाँ प्रोविजन रखा गया है कि आप डायरेक्टली यू कैन मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर दिस फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल 32 में है, वहाँ पे प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो उसमें अलग अलग केसेस हैं, रिट्स आप पेश कर सकते हैं, हबियास कॉर्पस मैंडामस, क्यो वारंटो, स्टोररी, ये सारा जो ये 5 है रिट्स, इन 5 रिट्स के ज़रिए आप कोर्ट में अपना केस दायर कर सकते हैं, अपना हक वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये जस्टिसेबल है, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कहीं अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो। नाउ फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी किया जा सकता है, जिसकी बात हमने पहले से करते आया। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स यही एब्सोल्यूट, वर्ड एब्सोल्यूट के अंदर ही आ जाता है कि एक दफ़ा बन गई तो इसके साथ टच नहीं कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी मिशनरी जो है इस फंडामेंटल राइट्स के साथ छू नहीं सकता। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद द नीड ऑफ द टाइम, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट्स ला सकता है, चेंज ला सकता है, तरमीम ला सकता है। ये प्रोविजन है आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको प्रोविजन दे देता है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर यानी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दी कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लायबिलिटी है। नाउ 21A जो है ये यूपीएस सेकंड गवर्नमेंट में 2010 1 अप्रैल से ये फंडामेंटल राइट्स बनाया गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन बुनियादी तालीम जो हर किसी के लिए बुनियादी हक दी गई, वरना एलिमेंट्री एजुकेशन जो ये फंडामेंटल राइट्स में बल्कि था ही नहीं। लेकिन सबसे पहले जो 2002 में गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन रखा, फिर राइट्स बना दिया एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन देकर कि 14 ईयर्स तक, फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स जो है
कोई भी बच्चा, अब उस वक्त हम बच्चा ही कहेंगे, जो 14 ईयर्स तक का होता है वो बच्चे ही हैं, किसी भी बच्चे को या बच्ची को जो है आप यानी उसको किसी लेबर के तरीके से कहीं पे किसी वर्कशॉप में, होटल में, कंपनीज में, माइंस में काम करते हुए अगर किसी को देखा गया तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक्शन उठा सकता है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, ये अगेंस्ट लॉ है, ये उस वक्त रखी गई। लेकिन बैक में इस एलिमेंट्री एजुकेशन को, क्योंकि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये 6 to 14 ईयर्स कंपल्सरी रखा गया, मैंडेटरी रखा गया, बैक में इसी को ही यानी एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको जगह दी जाती है, दैट इज अंडर आर्टिकल 21A। तो ये अमेंडमेंट की गई, ये चेंज इस तरह से यानी ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंड किया जा सकता है। नाउ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि आर्टिकल 368 के जरिए इसके अंदर अमेंडमेंट लाकर, चेंज लाकर उसमें फिर आप कानून ला सकते हैं और इस फंडामेंटल राइट्स को यानी विद द टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब और एक चीज़ यहाँ पे है कि ठीक है, सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री एंड नॉन सिटीजन्स, अलायंस जिसे बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं, जो बाहर कंट्री से फॉरेनर्स जो किसी एक कंट्री में पिछले 10 साल से 15 साल से, चाहे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो या किसी जॉब के गर्ज से उस कंट्री के अंदर बैठा हो, यानी उस शख्स, उस इंडिविजुअल और सिटीजन के बीच में कोई डिफरेंस है कि नहीं फंडामेंटल राइट्स को लेकर? तो डिफरेंस कहीं जगह पे है, कहीं जगह पे नहीं है। कहीं जगह फंडामेंटल राइट्स भी उन इंडिविजुअल्स को मिलता है, उन पर्सन्स को मिलता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, वो तमाम सिटीजन्स को मिलता है। लेकिन ये पूरे फंडामेंटल राइट्स जो है फॉरेनर्स को नहीं मिलता है, जो बाहर से एक कंट्री के अंदर हो। लेकिन इसमें वही आर्टिकल 20, 21 एंड और एक आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये फंडामेंटल राइट्स में ये भी मिल जाता है उस पर्सन को, उस फॉरेनर को जो बैठा हो उस कंट्री के अंदर, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं अगर कहीं एक्सप्लॉइट हो रहा हो, या कानून उससे एक्शन उठा सकता है अगर वो कहीं एक्सप्लॉइट, उसके जज्बात का कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, उसके जॉब का कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, उसके वेजेस का कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, तो फिर गवर्नमेंट उस पर एक्शन उठा सकता है उस कंपनी के खिलाफ या उस पर्सन के खिलाफ जो उसको डिप्राइव कर रहा हो उन राइट्स से। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इट इज बोथ फॉर द सिटीजन्स एज वेल एज फॉर द पीपल। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ए फॉरेनर, पीपल तो नहीं है, आप फॉरेनर ही कहेंगे हम, जो उस मुल्क का शहरी ना हो, उसके लिए भी ये राइट है, फंडामेंटल राइट, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड जो राइट टू लाइबिलिटी में है, तो राइट दिस आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, तो ये जो है इन सिटीजन्स के लिए भी है एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए भी है। तो ये थे हमारे पूरी डिटेल में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंशाल्लाह टाइम मिले तो हम अब अच्छी तरह से इस पर ब्रीफ करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को जो इनकॉर्पोरेट किया गया है या कंटेन जो जगह दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो फंडामेंटल राइट्स क्या है और उनके आर्टिकल्स क्या है, इन ब्रीफ में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।